क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ चल रहा है फिनाल के रासायनिक गुण। फिनाल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। और मैंने आपको इसमें बता दिया है कि फिनाल के जो फिनाल का स्ट्रक्चर होता है, रिंग पर OH का लग जाना, किसी भी रिंग पर OH का जुड़ा होना, ये संरचना होती है फिनाल की। और फिनाल में इसके रासायनिक गुण में मैंने बताया शुरुआत में कि जब इसका ये हाइड्रोजन जिसकी संभावना ज़्यादा होती है, यानी OH बंध का विदलन हो जाता है, ये चल रहा है। तो OH बंध का विदलन का मतलब ये ज़्यादातर इसलिए क्यों होगा, क्योंकि ये शेष पोर्शन हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। मतलब ये अगर H+ निकल गया यहाँ से तो कंफर्म है कि जो शेष संरचना होगी इसकी इस प्रकार से ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, तो इसको कहेंगे फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन अस्थाई होता है अनुनाद के कारण। तो अगर फिनाल में अनुनाद होता है तो फिनॉक्साइड में जो अनुनाद होगा वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस प्रकार से जाहिर सी बात है कि इसका OH बंध स्पेशली ज़्यादातर क्लीवेज होगा, ज़्यादातर फिजन होगा, और इसका मतलब कि आसानी से H+ निकालेगा। और ऐसे पदार्थ जो H+ रिलीज करते हैं उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। इसीलिए मैंने बताया था फिनाल का दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल भी है। कार्बोलिक अम्ल भी है इसलिए है क्योंकि जो पदार्थ H+ आयन डोनेट करते हैं उनमें अम्लीय स्वभाव होता है। इस कारण फिनाल को हम कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें फिनॉक्साइड आयन का बन जाना, अर्थात तो अगर फिनाल का फार्मूला C6H5OH लिया जाए तो ये अगर चेंज हो जाता है C6H5O- में और यहाँ से H+ निकल जाता है, तो बस यही संरचना कहलाती है फिनॉक्साइड आयन, जिसके बनने की संभावनाएं मोस्टली होती हैं। इसलिए ज़्यादातर रिएक्शन में यह OH बंध टूट जाता है, अर्थात फिनाल H+ को रिलीज करता रहता है। अब इसी प्रकार का एक रिएक्शन आपके यहाँ आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, एल्किलेशन अर्थात एल्कलीकरण। ये पूछा जाएगा कि एल्किलेशन क्या है। एल्किलेशन, एल्कलीकरण। अब एल्कलीकरण में कन्फर्म है कि अगर हमने फिनाल को लिया C6H5OH को और इस पर हमने क्रिया अगर यानी OH से करा दी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फिनाल में स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय, तो इसकी क्रिया किससे होने जा रही है, क्षार से। तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। लेकिन ये क्रिया अगर कहीं एसीटोन की प्रेजेंस में करा दी जाए, एसीटोन की, या इसमें हम ले लें डाईमेथिल सल्फॉक्साइड ले लें, सल्फॉक्साइड अगर ये लिया जाए तो इसका मतलब इसका फिनॉक्साइड आयन बहुत तीव्रता के साथ बनता है, अर्थात फिनाल यानी OH से फास्ट रिएक्शन कर लेगा। और फास्ट रिएक्शन जब कर लेगा तो इसका H और इसका OH ये दोनों जल बना लेंगे, कंपाउंड बन जाएगा C6H5O और यहाँ से आप रिमूवल दिखा दीजिए जल का, तो ये कहलाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि एक लवण है, साल्ट है। तो इस प्रकार से एल्कलीकरण अगर आपको कराना है आगे तो फिनॉक्साइड आयन आपका बनना चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड। मान लीजिए सोडियम फिनॉक्साइड अपने पास आ गया C6H5O, और इसको क्रिया हमको कराना है किसी भी हाइलो एल्केन से, जैसे CH3Cl से मेथिल क्लोराइड से मैंने रिएक्शन करा दिया। अगर मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो कंफर्म है कि यहाँ से NaCl बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दोनों में अट्रैक्शन होगा।
तो कंपाउंड बन गया यहाँ पर C6H5OCH3। इसको कहते हैं मेथिल फेनिल ईथर, और इसी का दूसरा नाम एनिसाल भी है। एनिसाल के नाम से भी ये जाना जाता है, अर्थात ये ईथर बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं मैंने C6H5ONA यानी सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हमने एथिल क्लोराइड से करा दी होती, C2H5Cl का मतलब एथिल क्लोराइड से अगर कराई होती, तो इस क्रिया को गर्म करने पर ही मात्र यहाँ से NaCl बन जाता और शेष ईथर बन जाएगा C6H5O इसको कहते हैं एथिल फेनिल ईथर, यानी ईथर का फॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं फिनेटॉल, इसे एक कॉमन नेम दिया गया फिनेटॉल। और इस प्रकार से ईथर जो हम लोग बनाए, इस क्रिया का नाम विलियमसन संश्लेषण विधि भी है। विलियमसन संश्लेषण विधि इसको कहा जाता है। एक वैज्ञानिक ने इस प्रकार से बनाया था, विलियमसन जिसका नाम था, तो इसको हम विलियमसन सिंथेसिस मेथड यानी विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा आपने देखा कि ऐसी अभिक्रियाओं में इसका EH जाता है, अर्थात OH बंध का क्या हुआ इस रिएक्शन में विदलन। वो तो स्टार्टिंग में ही हो गया था। इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड जब बना, वो तो आगे हमने सोडियम फिनॉक्साइड की प्रेजेंस मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, और ये बना अंततः मेथिल फेनिल ईथर, जिसको कहते हैं कॉमन नेम एनिसाल। और एक कंपाउंड बना आपका एथिल फेनिल ईथर, जिसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, फिनेटॉल। ये सब फार्मूले क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आज हम आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और इस केमिकल रिएक्शन में हम आपको ले चलते हैं कि अब जबकि फिनाल पूरे OH समूह के रिएक्शन को शो करेगा। फिनाल जो है अब इसका EH रिलीज नहीं होगा, बल्कि अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि पूरा OH समूह भाग लेगा, अर्थात कोने पर क्या होता है, कार्बन। ये तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह कोने पर कार्बन होगा। तो अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रॉक्सिल बंध टूटने जा रहा है, यानी पूरा OH अब क्रिया में भाग लेने वाला होगा। तो ऐसा कहाँ होगा, ऐसा यहाँ होगा कि जब हम फिनाल को ले लें, फिनाल को देखिए कंपाउंड आपका फिनाल, और फिनाल की क्रिया अगर कहीं मैं PCl5 से करा देता हूँ, तो जानते हो PCl5 ब्रेक हो जाता है PCl3 और Cl2 में। और अगर कहीं ये OH निकल गया है इसका, क्योंकि अब तो रिएक्शन में OH पार्टिसिपेट करेगा, अगर OH निकल गया तो OH का H किसको गेन कर लेगा, Cl को। एक Cl जो बचेगा OH के द्वारा प्रतिस्थापन, तो ये हो जाएगा C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन गई, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी ये इस प्रकार से। और उसके बाद जो कंपाउंड बना वो HCl बना, और इसके बाद POCl3 ये बन गए। लेकिन देखा प्रैक्टिकली ये गया कि क्लोरोबेंजीन जो है वो मुख्य उत्पाद नहीं है, बल्कि क्या है, ये सह उत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट बन गया है। इसकी संख्या, इसकी मात्रा कम होती है। कारण क्या है, कारण ये है कि POCl3 जैसे फिनाल का आधिक्य होगा तो किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल्स फिनाल के हो गए, और तो ये POCl3 जो फास्फोरिल क्लोराइड है, यानी फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, इसको ये आगे और क्रिया के द्वारा ये बना लेता है C6H5 होल थ्राइस PO4, और यहाँ से 3H और 3Cl ये निकल जाएंगे, 3HCl। तो कंपाउंड का नाम बन जाएगा ट्राईफेनिल फास्फेट। इसका नाम होता है ट्राईफेनिल फास्फेट नामक कंपाउंड बना लिया। एक्चुअली ये मुख्य उत्पाद है, इसी को कहते हैं हम लोग मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद तो ये बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि इस क्लोरोबेंजीन का कोई मतलब नहीं है। अगर फिनाल की जरा सी भी मात्रा बढ़ गई रिएक्शन में अपने, तो फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड अगेन रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट कर देगा ट्राईफेनिल फास्फेट में। इस प्रकार से इस रिएक्शन में आपने देखा कि टोटल OH पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे रिएक्शन में। इसी प्रकार के रिएक्शन और भी देखने को मिलते हैं जब ये
पूरा पूरा OH पार्टिसिपेट करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर फिनाल ले लिया, फिनाल, और फिनाल को अगर मैं जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर दूं, जिंक चूर्ण के साथ इसे हीट कर दिया जाए, तो कन्फर्म है कि जिंक में स्वभाव होता है अपचायक का, यानी जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इट एब्जॉर्ब नेसेंट ऑक्सीजन, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको खींच लेगा। अगर ऑक्सीजन खींच लिया जिंक ने तो कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ H5 है तो एक H इसके साथ इंक्लूड हो गया, C6H6 यानी बेंजीन बन जाएगी। तो याद रहे कि इस कंपाउंड में जिंक ऑक्साइड बना, तो कहने का मतलब हमारा टोटल OH पार्टिसिपेट कर रहा है, अर्थात कार्बन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। इसी प्रकार का रिएक्शन देखिए, अगर मैंने फिनाल ले लिया इस प्रकार से और फिनाल की क्रिया मैंने करा दी अमोनिया से, HNH2 मीन्स अमोनिया। ये अमोनिया से अगर रिएक्शन करेगा तो अमोनिया से रिएक्शन निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। यानी यहाँ पर कैटलाइज करने वाला कौन होना चाहिए? निर्जल जिंक क्लोराइड। और आप जानते हैं कि निर्जल जिंक क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, यानी निर्जली कारक भी है, जल के अणु को निकालेगा। तो फिनाल का पूरा पूरा OH जाएगा, चूंकि यही संबंधित रिएक्शन ही पढ़ा जा रहा है, पूरा OH पार्टिसिपेट हो और अमोनिया का H जाएगा। तो परिणाम स्वरूप ये बन जाएगा C6H5NH2 बन गया और प्लस यहाँ से हो जाएगा H2O, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन बन गई। यही एनिलीन बनाने के लिए अगर कहीं मैं निर्जल जिंक क्लोराइड न लेकर के इसकी जगह पर लिया होता एक मिक्सचर NaHSO3/NH3 लिया होता, या फिर NH4 होल ट्वाइस SO3 अमोनियम सल्फाइड या NH3 लिया होता और टेम्परेचर रेंज 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखे होते, तो एनिलीन हमारा फिर भी बनता, एनिलीन फिर भी बनेगा। और अगर एनिलीन बना उसी प्रकार रिएक्शन द्वारा, तो ये कहलाएगा बचरर रिएक्शन। इसी को कहते हैं हम लोग बचरर, बचरर अभिक्रिया बोली जाती है, बचरर रिएक्शन। ये वैज्ञानिक था, बचरर ने दिया था इस रिएक्शन को। उसने इसका प्रयोग करके देखा निर्जल जिंक क्लोराइड के स्थान पर, और टेम्परेचर रेंज उसने रखा 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसने पाया कि एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से इन सब विक्रियाओं में कभी तो OH पार्टिसिपेट करता है, कभी केवल H पार्टिसिपेट करता है, और कभी ऐसा होता है कि पूरी ये बेंजीन वलय भाग लेती है, यानी बेंजीन रिंग अभिक्रिया में भाग लेगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें पूरी पूरी बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन इस रिएक्शन को जानने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, वो ये कि फिनाल एक्चुअली इस प्रकार की कंडीशन होती है। फिनाल में देखिए, इसका फिनाल में स्ट्रक्चर जो होगा वो अल्टरनेटिवली बॉन्ड लगे होंगे, और इसके पास O होगा, O के पास H रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? लोन पेयर 2। तो फिनाल का वास्तव में फिनाल का जो स्ट्रक्चर है, वो फिनाल का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो ये होगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट इसका। लेकिन जब इसमें अनुनाद डेवलप होगा तो ऐसे केस में ये जो लोन पेयर है वो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाई जो है ये ब्रेक होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो संरचना इसकी देखो इस प्रकार से पॉसिबल है, इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से, नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ गया डबल बॉन्ड, ये O हो गया, ये H हो गया, और एक लोन पेयर बचा, इस पर पॉजिटिव लग गया, बाकी बॉन्ड अपनी जगह पर है। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर सेकंड हो गया। अब एक संरचना सेकंड में जो अनुनादी संरचना है उससे बहुत साफ क्लियर है कि आर्थो पोजीशन पर ऋणावेश बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन आर्थो पोजीशन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। इसी प्रकार से ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो एक नई स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो सकती है। किस प्रकार से?
यहाँ पर अब ऋणावेश यहाँ आ जाएगा और ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है। इस प्रकार से देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया आप किसका, फिनाल का थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, जैसे ये वाला ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो लोन पेयर उसकी जगह पे चला जाएगा, एक स्ट्रक्चर फिनाल की और डेवलप हो सकती है इस प्रकार से कि यहाँ निगेटिव चार्ज देखो यहाँ डेवलप हो गया और इस प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ हो गया, ये अपनी जगह पर है, बाकी पोजीशन सेम है, O पर प्लस होगा ड्यू टू रेजोनेंस और स्ट्रक्चर हो गया फोर्थ। हमारी कहने का मतलब हुआ कि फिनाल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं इसमें थर्ड फोर्थ और सेकंड पर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब इन संरचनाओं में बहुत क्लियर है कि चाहे हम दूसरी अनुनादी संरचना देखें, चाहे तीसरी देखें या फिर चौथी देखें, इसमें इन दोनों संरचनाओं में तो लगभग समान चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर ऋणावेश है, यहाँ पर भी आर्थो पोजीशन पर ऋणावेश है, लेकिन संरचना थर्ड में ये पैरा पोजीशन पर ऋणावेश पाया गया। तो आप आराम से कहा जा सकता है कि फिनाल में OH समूह आर्थो पैरा निर्देशक होता है, आर्थो पैरा निर्देशक होता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फिनाल विल बी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हो जाएगा इससे। चूंकि बेंजीन वलय की अभिक्रिया पढ़ने के पहले ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि इसमें ऋणावेश कहाँ कहाँ होता है, आर्थो पर या फिर पैरा पर, इसीलिए इसको बोला जाता है कि आर्थो पैरा निर्देशक होता है बेंजीन वलय की संरचना का। अब आगे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें बेंजीन वलय की संरचना पर जो अभिक्रिया आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि मैंने फिनाल ले लिया और फिनाल का स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से ये फिनाल हो गया। फिनाल की क्रिया अब मैं कराने जा रहा हूँ HNO3 से, और HNO3 को लिखा जाएगा OHNO2 भी लिख सकते हो, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और ये नाइट्रिक अम्ल जो होगी वह तनु होगी, डाइल्यूट अवस्था में लिया गया। जो डाइल्यूट अगर लेंगे तो यहाँ पर OH पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और NO2 पर प्लस। अब NO2 प्लस क्या है, NO2 प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है ये आर्थो पर जो हाइड्रोजन होगा ये इसको रिमूव करेगा। यानी आर्थो पर ही क्यों जाएगा, क्योंकि अभी आपने अनुनादी संरचना में देखा कि ऋणावेश कहाँ था, आर्थो या फिर कहाँ था, पैरा पर। तो या तो आर्थो की हाइड्रोजन जा सकती है या फिर इस फिनाल में पैरा की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो ये फिनाल की स्ट्रक्चर में कंफर्म होना चाहिए कि जहाँ पर ये कुछ नहीं दिखाया जाता वहाँ कार्बन हाइड्रोजन हुआ करते हैं, वो तो हर कार्बन पर होंगे। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिकर्मक NO2 प्लस है अर्थात नाइट्रोनियम आयन, वो अटैक कहाँ करेगा, या तो आर्थो पर करेगा या फिर पैरा पर करेगा। तो ये दोनों प्रतिस्थापी बन जाएंगे। यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा आपके पास ये होगा OH, यहाँ पर होगा NO2, इसको कहते हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल, वो डैश लिख देते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनाल बन गए। लेकिन इसके साथ साथ ये मिश्रण के रूप में ये भी बन सकता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, इसका नाम होगा पैरानाइट्रोफिनाल, पैरानाइट्रोफिनाल बन सकता है। तो ये दोनों का एक मिश्रण बनता है, यहाँ दोनों का एक मिक्सचर मिला जिसमें कुछ पोर्शन होगा आर्थोनाइट्रोफिनाल का, कुछ पोर्शन होगा पैरानाइट्रोफिनाल का। अब कहना ये चाहिए कि यहाँ पर आर्थो की संख्या ज़्यादा होगी या पैरा की, तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट होगा पैरा, ये मुख्य उत्पाद होगा। मेन प्रोडक्ट के रूप में पैरानाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। इसकी मात्रा अगर हम मान लें 80% होगी तो इसकी मात्रा मात्र 20% होगी। ये इस रेशियो में लगभग इनका फॉर्मेशन होगा। अब दिमाग में एक प्रश्न ये क्रिएट हो सकता है कि वास्तव में पैरा वाले क्यों ज़्यादा बनते हैं। पैरा वाले इसलिए ज़्यादा बनते हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है, यहाँ हाइंड्रेंस कम होता है, जबकि आर्थो पे नज़दीकी ज़्यादा होने के कारण, ये दोनों करीब में होने के कारण यहाँ हाइंड्रेंस होता है।
तो ये त्रिविम बाधा प्रभाव जिसको कहा जाता है। तो त्रिविम बाधा प्रभाव यहाँ अधिकतम होगा। अब त्रिविम बाधा प्रभाव दूरी बढ़ने के कारण कम होगा, इसलिए इसके बनने की संभावना पैरानाइट्रोफिनॉल की ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कहीं मैं नाइट्रिक अम्ल की जगह पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लूँ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मैंने ले लिया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और इसमें ले लिया सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनेगा फिर भी वही आयन। ये न्यूक्लियोफाइल होगा जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों जाता है? क्योंकि मैंने देखा कि कार्बन और आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋण आवेश था रिंग पर, तो ऋण आवेश होने के कारण अनुनादी संरचना को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि आर्थो और पैरा पर चूंकि ऋण आवेश था, तो अट्रैक्शन किसका होगा? पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट। तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं H निकल रहा है और उसकी जगह पर NO2 एडजस्ट हो रहा है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बेस्ट उदाहरण होगा। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ सांद्र ले लिया और ये नाइट्रिक एसिड सांद्र ले लिया, दोनों का मिक्सचर लिया गया, तो फिर ये कंपाउंड यहाँ पर आर्थो और पैरा नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ फिनॉक्साइड आयन की रचना नहीं हो पाएगी। अगर फिनॉक्साइड आयन की रचना नहीं हो पाई तो आपके पास एक योगात्मक यौगिक टाइप इस तरह बनेगा। यहाँ NO2 होगा, यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर भी NO2 होगा, यहाँ पर OH होगा, और इसे कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल नामक यौगिक बन जाएगा। नाइट्रोफिनॉल नामक यौगिक बन गया, जिसको हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पिक्रिक अम्ल। बोर्ड में कई बार पूछा गया कि पिक्रिक अम्ल क्या है। तो पिक्रिक अम्ल एक प्रबलतम अम्ल होती है जिसका नाम होता है IUPAC में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और जिसकी रचना होती है कि हम फिनॉल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? पिक्रिक अम्ल बन जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि रिंग में या तो आर्थो पार्टिसिपेट करेगा या फिर पैरा, जबकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेने पर चूंकि सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनेगा, अर्थात ये एक प्रकार से आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, जिसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अर्थात पिक्रिक एसिड। तो इसका नाम याद रखिएगा, दिस विल बी पिक्रिक एसिड, जो कि स्ट्रांग एसिड होती है। स्ट्रांग एसिड है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से बेंजीन विलय की और अभिक्रिया पढ़ने के लिए हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बेंजीन विलय की दूसरी विक्रिया देखा जाए कि अगर मान लीजिए मैंने इस प्रकार से फिनॉल ले लिया, इस प्रकार से फिनॉल को लिया गया, और फिनॉल की क्रिया हमने इसकी क्रिया करा दी क्लोरीन से या ब्रोमीन से, Cl2 या Br2 से, और हमने ले लिया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4 ले लिया, यानी अध्रुवीय विलायक लेना पड़ेगा। अध्रुवीय विलायक जब आप लेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एक तो इसमें बन जाएगा OH, यहाँ रहेगा, OH यहाँ पर है और Cl यहाँ पर हुआ, इसका नाम हो सकता है आर्थोक्लोरोफिनॉल। आर्थोक्लोरोफिनॉल बन गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा मिक्सचर, चूंकि आर्थो पोजीशन पर कौन गया? यहाँ पर देखिए Cl और Cl के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, यहाँ पर दरअसल किसी एक तरफ मूव कर जाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस। तो कुल मिला करके यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl2 में भी, और Cl2 या तो आपके आर्थो पोजीशन पर जाएगा या फिर पैरा पर, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। तो दूसरा कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये होगा OH और यहाँ हो गया Cl, जो कि पैरा पोजीशन पर गया, और इसका नाम होगा पैरा क्लोरोफिनॉल। पैरा क्लोरोफिनॉल बन गया। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है, दोनों का ये मिक्सचर बनेगा, ये मिश्रण तो बनेगा, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब आप कार्बन डाइसल्फाइड अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अध्रुवीय विलायक ले लें।
ताकि यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड न बन पाए। तो सोडियम फिनॉक्साइड न बन पाएगा तो फिर यहाँ पर ये कंपाउंड दोनों बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कहीं मैंने यहाँ पर 3Br2 ले लिया, यानी इसको ब्रोमीन जल कहेंगे। ब्रोमीन जल अगर लिया जाए और इनको अपसेंट कर दिया जाए, ये दोनों अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट तो मत लीजिए, तो कंपाउंड यहाँ पर फिर केवल एक बनेगा और उसका नाम होगा 2,4,6। उसी प्रकार से जैसे पहले बना था, OH अपनी जगह पर रहेगा, Br यहाँ आ गया, Br यहाँ होगा और Br यहाँ होगा। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बन जाएगा इस प्रकार से। यानी फिनाल का अगर ब्रोमिनेशन करा दिया जाए विदाउट नॉन पोलर सॉल्वेंट, देन यू गेट 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। इस प्रकार से ये सब बेंजीन वलय की भी क्रियाएं हैं। जैसे बेंजीन वलय की दूसरी भी क्रिया में मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया फिनाल की क्रिया मैंने करा दी CH3Cl से, यानी हैलो एल्केन से। कोई भी हैलो एल्केन लीजिए, पढ़ चुके हैं आप हैलो एल्केन को, इसका नाम क्लोरोमीथेन IUPAC में, वैसे इसका नाम मेथिल क्लोराइड है। तो इस प्रकार से इसमें लेना पड़ेगा एक कैटलिस्ट निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 क्या करेगा? निर्जल AlCl3 ये करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये एक्चुअली चूंकि AlCl3 दुर्बल लुईस अम्ल है, यानी लुईस अम्ल है, तो Cl माइनस को अपनी ओर कैप्चर कर लेगी। जब ये अपनी ओर इसको निगेटिव पोल क्रिएट कर देगा तो CH3 पर क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव नेचर। अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये वर्क करने लगेगा इलेक्ट्रॉन से नहीं का, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो यही इलेक्ट्रोफाइल आपका अब अटैक करेगा जा करके या तो आर्थो पर या फिर पैरा पर। तो कंपाउंड यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा दोनों का, और कंपाउंड बनेगा। देखिए यहाँ पर एक तो ये कंपाउंड बन गया, यहाँ पर OH अपनी जगह पर हो और ये CH3। इस प्रकार से इसको हम आर्थोक्रिसाल कह सकते हैं। ये स्टार्टिंग में बताया गया था, जिस समय फिनाल का वर्गीकरण चल रहा था तो आर्थोक्रिसाल बन गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा मिक्सचर जो बनेगा वो पैरा पोजीशन पर जा सकता है। अगर CH3 आर्थो पर आ सकता है तो ये CH3 पैरा पर भी आ सकता है। इसको हम कहेंगे पैराक्रिसाल बन गया। इस प्रकार से इस रिएक्शन को देने वाला वैज्ञानिक था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जिस साइंटिस्ट ने इस अभिक्रिया को प्रपोज किया उसका नाम था फ्रीडल क्राफ्ट। इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो आप कंफर्म है कि यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो अपना मेन प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना? आर्थोक्रिसाल बना था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बना था? पैराक्रिसाल। 1 और 4 की पोजीशन पैरा और 1 और 2 की पोजीशन आर्थो कहलाती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बाद अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा फार्मिलीकरण। अगली अभिक्रिया में फार्मिलीकरण बताएंगे। फार्मिलीकरण यानी फॉर्मुलेशन बताया जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे रीमर टीमन अभिक्रिया। अब ये फार्मिलीकरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, इसको राइमर टीमान रिएक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में रीमर टीमन अभिक्रिया होगी। अब ये फार्मिलीकरण क्या है? फार्मिलीकरण में यदि बेंजीन वलय से रिंग से हाइड्रोजन का विस्थापन CHO समूह द्वारा हो जाए, CHO समूह द्वारा होता है
तब इसे फॉर्मलीकरण कहा जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम होगा फॉर्मलीकरण कहा जाता है। और स्पेशली फॉर्मलीकरण को देने वाला, फॉर्मुलेशन रिएक्शन को देने वाला साइंटिस्ट कौन था? रीमर टीमन था। इसलिए अभिक्रिया का नाम होगा रीमर टीमन अभिक्रिया। आइए देखा जाए इसी वीडियो में कि फॉर्मलीकरण क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। मान लीजिए कि ये फिनाल है, इस प्रकार से ये कंपाउंड हो गया फिनाल का, फिनाल। और फिनाल की क्रिया हम क्लोरोफार्म से करा दें, CaCl3 से। और इसमें हम क्लोरोफार्म के साथ ले लें हम NaOH को, और इस रिएक्शन को लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें। तो कन्फर्म है यहाँ पर कि यहाँ से OH जो है वह सोडियम को पा करके सोडियम फिनॉक्साइड तो बना ही लेगा, लेकिन साथ साथ ये CHCl3 में EH यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि रिंग पर देखिए हाइड्रोजन भी होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ से अगर NaCl जा रहा है, NaCl जा सकता है। अगर NaCl गया तो कुल मिला करके यहाँ पर CHCl2 जाकर डेवलप हो जाएगा और सोडियम इसको भी रिप्लेस कर सकता है। तो कंपाउंड जो बन जाएगा वो होगा इस प्रकार से ONa यहाँ पर, और इस कंपाउंड में बन गया CHCl2 आकर डेवलप हो गया, CHCl2 आ गया। तो अगर CHCl2 हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं न कहीं NaCl निकला, और इसका H जो है इस OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? H2O। अगर हम जल और NaCl को निकाल दें इनके साथ क्रिया द्वारा, तो अपने पास कंपाउंड ये बन गया, जिसको हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक बन जाएगा। अब इस माध्यमिक यौगिक पर अगर मैं 2NaOH से क्रिया करा दूं, फिर से 2NaOH से, तो कन्फर्म है कब यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा, यहाँ से 2NaCl निकलेगा। और 2NaCl निकलने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो रिंग पर ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर ONa ऑलरेडी बन चुका, और उसके बाद यहाँ से कंपाउंड में ONa बनने के बाद इधर हो गया CHOH होल ट्वाइस, क्योंकि 2NaCl निकल गया तो इसका मतलब 2OH यहाँ पर Cl को की जगह पर 2OH हो जाएगा। लेकिन ये कंपाउंड जो बनेगा माध्यमिक यौगिक वो अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल को स्टेबल बनना है तो इसके लिए OH और H ये निकाल दीजिए, रिंग पर से जल निकल जाएगा। और अगर जल निकल गया तो कंपाउंड आपका इस प्रकार से ये बन जाएगा। कंपाउंड यहाँ पर ये ONa है, और इसके बाद यहाँ पर CHO आ गया। केवल एक लाइन अब इसमें अम्लीकरण करा दिया जाए HCl से रिएक्शन, तो HCl से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से Na रिप्लेस हो जाएगा, NaCl को लेकर के बाहर हो गया, और ये H चला आया इसके पास, तो कंपाउंड बन गया ये इस प्रकार से। OH अपनी जगह पर आ गया, यहाँ CHO हो गया। इस कंपाउंड का नाम सेलिसैल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम होगा सेलिसैल्डिहाइड। तो फिनाल का सेलिसैल्डिहाइड में परिवर्तन ये कहलाता है रीमर टीमन रिएक्शन।